हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज में। आज के पीवाईक्यू एनालिसिस में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तुम लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ाई की होगी, सेल्फ स्टडी किया होगा, बट कई ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके रेगुलर बुक्स में या फिर क्लास नोट्स में नहीं मिलते हैं। उन गैप्स को फुलफिल करने का काम हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस, हमारा टेस्ट सीरीज एनालिसिस करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई पीवाईक्यू एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस वहां से एक ऑप्शन से या स्टेटमेंट से निकालकर बनाए जाते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। यहां पे मैं आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जहां जहां पे नोट्स की जरूरत होगी मैंने नोट्स भी अटैच कर रखे हैं, बाकी समझाने का काम मैं यहां करूंगा। नोट्स तुम अपने कॉपी में भी बना सकते हो। इस सेशन के डॉक्यूमेंट कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहेंगे, वहां से डाउनलोड करके आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू एनालिसिस में। तो पहला क्वेश्चन किसके बारे में है? देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाइट म्यूटिनी के बारे में। क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू द व्हाइट म्यूटिनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और हमें यह चीज भी ध्यान देना है कि हमको करेक्ट ढूंढने बोल रहा है या इनकरेक्ट ढूंढने बोल रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एस्पिरेंट ये गलती भी खूब करता है। पूछा जाता है इनकरेक्ट, वो करेक्ट ढूंढ के आ जाता है और हो जाता है भारी मिस्टेक। इस भारी मिस्टेक से आपको मिल जाएगा नेगेटिव मार्क्स, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, व्हाइट म्यूटिनी है। जब ये व्हाइट म्यूटिनी शब्द हमें यहां मिला ना, तो हमारे दिमाग में ये अलर्ट आना चाहिए एज एन एस्पिरेंट कि अच्छा व्हाइट म्यूटिनी की बात हो रही है। हम इंडियंस को तो ये लोग ब्लैक पीपल या गोर भूरा पीपल कह के बुलाते थे। अभी भी मेरा एक दोस्त है, लंदन में है वो, एक दिन उससे मैंने पूछा कि भाई अब भी रेसिज्म कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? तो वो बता रहा था कि यार कभी कभी कुछ अमीर ज्यादा वहां पर भी हैं, यहाँ पे जो लोग थार लेकर घूमते हैं वहां पे कुछ और गाड़ी में घूमते होंगे, तो वो लोग कभी कभी इनको चिढ़ा देते हैं ब्राउनी कह के, हे ब्राउनी। तो ये रेसिज्म तो था, अभी भी थोड़ा बहुत रेसिज्म रहता है। तो पहले हमको व्हाइट तो बुलाते नहीं होंगे, हमको क्या बुलाते थे? ब्राउनी, ब्लैकी, यही बुलाते थे। तो व्हाइट म्यूटिनी में इंडियंस का रोल नहीं। व्हाइट म्यूटिनी करने वाले जो लोग होंगे, वो सोल्जर्स जो होंगे, वो सोल्जर्स व्हाइट म्यूटिनी में कैसे होंगे? वो ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे या बाकी यूरोपियन ओरिजिन के सोल्जर्स होंगे, है ना, व्हाइट म्यूटिनी में। एक चीज हमारा यहां से क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इट पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया सिमिलर टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो एक बड़ा मेजर इवेंट रहता है जिसने सच में ब्रिटिश की बत्ती गुल कर दी थी दिमाग की। कौन था इस टाइम में गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था ना, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है बाबू, याद रखना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइस रॉय। इसने बोला था कि अगर मेरे हेल्प को सिंधियाज पटियाला के लोग नहीं आते, उनके सोल्जर्स नहीं आते, वो राजा नहीं आते, तो मुझे अपना बोरिया बिस्तर समेट के और जाना पड़ता लंदन। He had to pack his bag and baggage and left for London, अगर ये पटियाला सिंधिया वाले हेल्प करने नहीं आते। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो बड़ा मेजर इवेंट था। व्हाइट म्यूटिनी कोई वैसा मेजर इवेंट नहीं है। ये एक्चुअली में रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ही ऑब्जर्व किया जाता है, अराउंड 1859 में। एक्चुअली में व्हाइट म्यूटिनी में यूरोपियन या जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनका यह डिमांड था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ये आया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी को टाटा बाय बाय कर दिया गया पूरी तरह से और इंडिया में क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, राइट। तो यहां पे हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स बोल रहे हैं जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे कि तुमने हमको ऑप्शन ही नहीं दिया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से छोड़कर डायरेक्ट क्राउन रूल में आना चाहते हैं कि नहीं। पहली बात तो ये। उसके बाद इनके कुछ डिमांड्स भी थे कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में हमको ये सैलरी और ये बेनिफिट्स मिलते थे, तो कुछ नए फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, या हमारे ये फाइनेंशियल डिमांड से इसको भी फुलफिल कर दो, और नहीं तो हम क्राउन की आर्मी में इंडिया में नहीं लड़ना चाहते हैं भैया। यही व्हाइट म्यूटिनी का डिमांड था और नॉर्मल नेचर का था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जैसा कोई बड़ा नहीं हुआ था। ऊपर से करने वाले सोल्जर्स भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे। दैट्स व्हाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने व्हाइट म्यूटिनी वाले सोल्जर्स को एक चांस दिया। क्या बोला कि अगर तुम क्वींस की आर्मी के अंदर इंडिया में नहीं लड़ना चाहते हो तो रिटायरमेंट ले लो। कई लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा तुम अपनी फाइनेंशियल मांगे, जो तुम्हारी मांगे हैं हमको बताओ, अपना डिमांड्स बताओ, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितना मान लिया जाएगा। कुछ डिमांड्स मान ली भी गए थे। तो इस तरह से व्हाइट म्यूटिनी बड़े आराम से खत्म हो गया। नाम दिया गया व्हाइट म्यूटिनी, पर कुछ बड़ा नहीं हुआ था। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग,
ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जैसा बड़ा नहीं था। और दूसरा क्या, इट वॉज प्राइमरली काउस्ड बाई ग्रीवांसेस ऑफ इंडियन सिपॉयज। अभी मैंने बताया कि हम लोग तो ब्राउनी पीपल थे, हम लोग गोरा बाबू थोड़ी थे, तो इंडियन सिपॉयज कैसे करेंगे। दोनों स्टेटमेंट गलत है। पूछ क्या रहा है बाबू, करेक्ट, कोई करेक्ट नहीं है। आंसर क्या होगा, नाइदर 1 नॉर 2। इनकरेक्ट पूछ रहा होता तो हम बोथ 1 and 2 चूज कर, है ना, ध्यान देना, इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट सीखने मिला एक टॉपिक नया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा नोट्स की भी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने नोट्स अटैच कर दिया है, समझा दूंगा कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, जमींदारी एसोसिएशन के बारे में। यहां पर पहले स्टेटमेंट दिया गया, क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या, द जमींदारी एसोसिएशन ऑल्सो नोन एज लैंड होल्डर सोसाइटी, एक ही बात है, अंग्रेजी में उसको लैंड होल्डर सोसाइटी बोलेंगे जमींदारी एसोसिएशन को, was established in 1838 to protect the interest of जमींदार्स in colonial India। अब तुम एक बात बताओ, अभी तुम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हो, तो तुम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, एस्पिरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी बना था ना तिलचट्टा पार्टी। तिलचट्टा पार्टी मतलब कॉकरोच पार्टी। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, जिसको हम देसी लैंग्वेज में तिलचट्टा पार्टी या तिलचट्टा समाज बुलाएंगे, तो ये जो तिलचट्टा पार्टी है या तिलचट्टा समाज है या कॉकरोच जनता पार्टी है, तो वहां यूथ ने बोला कि भाई कैसे हमको, एक महानुभाव ने हमको कॉकरोच कैसे बुलाया, नाराज हो गए और बना डाली कॉकरोच जनता पार्टी। तो अगर तुम एस्पिरेंट लोग अपने डिमांड्स को लेकर एक पार्टी बनाओ कि एग्जामिनेशन टाइम पर होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मेंस में आंसर की, प्रीलिम्स का, मेंस का आंसर की, कहने का मतलब कि मेंस का क्या आंसर बोर्ड एक्सपेक्ट करता है हमसे, प्रीलिम्स का आंसर की टाइम पर आना चाहिए, वैकेंसीज इंक्रीज होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब डिमांड को लेकर तुम एक पार्टी बना लोगे, बन जाएगी एस्पिरेंट पार्टी। नाम कुछ रख सकते हो थोड़ा नया सा सोचकर एस्पिरेंट के लिए। तो वो मेनली किसके लिए होगा, वो ना एस्पिरेंट्स के लिए होगा, वो पॉलिटिशियंस के लिए नहीं होगा। तो जब बात जमींदारी एसोसिएशन नाम है, तो ये किसके राइट्स के लिए लड़ेगा, जमींदारी के राइट्स के लिए। और ये ईयर भी सही है कि हाँ 1838 के अराउंड इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडिया का हम इसको पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। 2 क्या बोल रहा है, द जमींदारी एसोसिएशन रेज्ड इट्स वॉइस फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉमन पीपल। अभी मैंने तुमको बताया कि जब भाई एस्पिरेंट एसोसिएशन बन रहा है, जब एस्पिरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, एस्पिरेंट पार्टी बन रही है, तो वो एस्पिरेंट के लिए लड़ेगी। वो थोड़ी बोलेगी कि भाई हमारा क्या बोलते हैं, कौन है जी वो, विजय माल्या। विजय माल्या भाई लंदन में बैठा हुआ है, उसको इंडिया लाना पड़ेगा, हम उसके लिए बात करेंगे। हम पॉलिटिशियंस के राइट के लिए बात करेंगे कि उनके पास 4 गो गाड़ी है, उनको 40 गो गाड़ी मिलना चाहिए उनके काफिले में। पॉलिटिशियन के लिए तो बात नहीं होगी। तो फिर जमींदारी एसोसिएशन कॉमन पीपल के लिए क्या ही बात करेगी, रॉन्ग स्टेटमेंट। जमींदारी एसोसिएशन जमींदार्स के राइट्स के लिए बात करती थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में ब्रिटिश सरकार से जमींदार मींस लैंड होल्डर्स के राइट के लिए बातचीत करना शुरू किया। यही जमींदारी एसोसिएशन है, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आम इंसान से दूर था बाबू। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मतलब ऑप्शन बी। सबसे पहले बात तो ये। अब जरा जमींदारी एसोसिएशन के फाउंडर को देखो, तो एक नाम तो बड़ा याद रहता है, द्वारकानाथ टैगोर। राजा राधाकांत देव भी याद रहता है, पर इसके अलावा कुछ और नेम भी हैं, कुछ एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, एक बार ध्यान दीजिए उन पे। प्रसन्ना कुमार टैगोर, भवानी चरण बंदोपाध्याय एंड राम कमल सेन, ये लोग भी जमींदारी एसोसिएशन के फाउंडर हैं, याद रखिएगा इनका नाम भी। जमींदारी एसोसिएशन के अगर हम एक अचीवमेंट की बात करें, एक अचीवमेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जमींदारी एसोसिएशन से रिलेटेड, वैसे तो आम इंसान की इशू को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, बट इन्होंने ना जो ब्रह्मोत्तर लैंड होता था, ध्यान दो, ब्रह्मोत्तर लैंड, ब्रह्मोत्तर लैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुमको सिखाने जा रहा हूं मैं। एंशिएंट हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री के क्लासेस में तुमने ब्रह्मदेय लैंड के बारे में सुना होगा। ब्रह्मदेय लैंड है ना, अग्रहारा लैंड, मतलब वो जमीन जो कि राजा ब्राह्मण्स को दान देता था, टैक्स फ्री दान। वैसे भी तुम आज 10 रुपए निकाल के किसी ब्राह्मण को, है ना, चाहे ब्राह्मण को दो, मौलवी जी को दो, पृष्ठ जी को दो, किसी को दान दे दिए या किसी को भी दान दे दिए, तो तुम्हारा हक तो उस दान दी हुई संपत्ति पे नहीं रहा। तो इसलिए राजा जो ये जमीन दान देता था वहां से टैक्स नहीं वसूलता था। इसको हम ब्रह्मदेय या अग्रहारा बुलाते थे। वही चीज यहाँ बंगाल में किस नाम से बुलाई जा रही है बाबू, ब्रह्मोत्तर लैंड के नाम से। सो ब्रह्मोत्तर लैंड आर दोज काइंड ऑफ लैंड, ये वो जमीन है जो यहाँ के राजा लोग या बड़े जमींदार लोग ब्राह्मण्स को दान दे देते थे। पर ब्रिटिश ने बोला हम तुमसे इस पे भी रेवेन्यू लेंगे। जमींदारी एसोसिएशन ने बोला कि माई बाप माफ कर दो,
हमसे इस पे रेवेन्यू ना कलेक्ट करो। ये जमींदारी एसोसिएशन का सक्सेस है। सो जमींदारी एसोसिएशन द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, उसके मेजर सक्सेस की हम बात करें तो दिस वाज द सक्सेस। बुझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने बोला पीवाईक्यू में आज मैं चुन चुन के तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के लाया हूं। पॉलीगर्स रिवॉल्ट पे, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवॉल्ट है पॉलीगर्स रिवॉल्ट, जो इंडिया के सदर्न पार्ट में प्राइमरली तमिलनाडु वाले रीजन में होता है। और कौन करते हैं भाई? पॉलीगर्स। अब ये जो पॉलीगर है ना बाबू, ये लोग पहले क्या होते थे ना, ये एक पार्ट होता था अरिस्टोक्रेसी का, जो राजाओं से लैंड राइट सिक्योर करके रखता था। जैसे तुम कांतारा मूवी देखोगे, वहां पर भी तुमको पॉलीगर का रेफरेंस मिलेगा। तुम जो मूवी होती है ना, क्या बोलते हो उसको, टॉलीवुड की मूवी या क्या है ना, उसमें तुमको पॉलीगर का रेफरेंस खूब दिखेगा। तो ये वो अरिस्टोक्रेसी वाला पार्ट होता था, जो राजाओं से बोलता था कि ये जो जमीन है ना, इस जमीन पर हमारी मतलब काफी अच्छी दबिश है, हमारा यहाँ पर काफी पकड़ है, हम अपनी लोकल आर्मी रखते हैं, लठैत रखते हैं, बंदूक वाले भी रखते हैं, दोनों को, और हम यहाँ से आपके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करेंगे, कुछ पैसा अपने पास रख लेंगे, बाकी हम राजा को पहुंचा देंगे। यही पॉलीगर्स कहलाते थे। इनमें से कुछ पॉलीगर्स बड़े होकर अपने आप को राजा भी डिक्लेयर कर देते थे, ये भी होता था। पर जब ब्रिटिश आएंगे तो ब्रिटिश इन पॉलीगर्स से इनका रेवेन्यू कलेक्शन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट वगैरह वो सब छीन लेंगे, पॉलीगर रिवॉल्ट होगा। हालांकि ब्रिटिश ने सप्रेस भी कर दिया उसको, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या, द पॉलीगर रिवॉल्ट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन सदर्न इंडिया, सही बात है, तमिलनाडु, ड्रिवन बाय द इंपोजिशन ऑफ हेवी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स ऑन द पॉलीगर्स। देखो सही है, पॉलीगर्स के ऊपर ब्रिटिश ने खुद और ज्यादा रेवेन्यू डिमांड रख दिया था कि तुम लोगों को जो राइट मिला हुआ है ना रेवेन्यू कलेक्ट करने का, हमको ज्यादा चाहिए। पॉलीगर्स ने बोला कि सब तुम ही को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो ये भी एक प्राइमरी रीजन रहा और वन ऑफ द अर्लीस्ट भी है, ये देखो, है ना, 18th सेंचुरी के एंड और 19th के बिगिनिंग में। दूसरा स्टेटमेंट क्या, द पॉलीगर्स वर ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, सही बात, in the regions they controlled and the British sought to undermine this authority by enforcing direct revenue collection। स्टेटमेंट 2 करेक्ट भी है और स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन भी है। स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है कि पॉलीगर्स जो थे उनके पास लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट होता था, ब्रिटिश ने उनसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू डिमांड कर दिया, काहे भैया, सो दैट ब्रिटिश कुड कंट्रोल द लैंड रेवेन्यू ऑफ दैट रीजन, सो दैट ब्रिटिश ये कंट्रोल कर सके कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उस पर पॉलीगर्स को कम मिले, ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश को मिले, लोभी तो थे ही ब्रिटिश। तो यह सेकंड इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द 1। हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। सी में दिया हुआ है, इसलिए ए बी सी डी ऐसे ही अपने आंख मूंद कर नहीं चूज कर लेना है, देखना है क्या है, ठीक है। ये पॉलीगर रिवॉल्ट था, यहां पर पॉलीगर्स के बारे में मैंने समझा भी दिया, जो तुमको अभी बताया है, बाद में तुम रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, वीडी सावरकर के बारे में। तो हम विनायक दामोदर वीडी सावरकर, वीर सावरकर जी के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा था मित्र मेला। मित्र मेला, मित्रों का मेला, मित्रों का ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप, लाइक माइंडेड यूथ का ग्रुप, महाराष्ट्र में मित्र मेला। यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती थी, यहाँ महाभारत की, गीता के उपदेश सुनाए जाते थे, पढ़े जाते थे, रामायण के, और यूथ को मोटिवेट किया जाता था कि ब्रिटिश से लड़ने के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े तो उसके लिए रेडी रहो। ब्रिटिश ने इस मित्र मेला को बैन कर दिया। तो जब मित्र मेला को बैन कर दिया तो उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया इन्होंने, अभिनव भारत, बाई टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मैजनीज यंग इटली। मैजनी ये इटली का रिवॉल्यूशनरी है, इटली आजकल न्यूज में भी काफी रहता है। तो इटली के रिवॉल्यूशनरी मैजनी से इंस्पायर थे काफी ज्यादा वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, और वहीं से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने भारत में अभिनव भारत रखा। क्योंकि मैजनी के ग्रुप का नाम क्या है, यंग इटली, उसको ट्रांसलेट कर दो, यंग हो गया अभिनव और भारत, तो मित्र मेला अब क्या बन गया, अभिनव भारत। इस तरह से मित्र मेला अभिनव भारत बन जाता है। इन्होंने, इनका एक फेमस एक्ट भी है, मित्र मेला या अभिनव भारत के जो मेंबर्स थे, दे असैसिनेटेड फ्यू ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो लोग इंडियंस के ऊपर काफी जुल्म ढाते थे। उनमें से एक फेमस असैसिनेशन, एक फेमस राजनीतिक हत्या किसकी हुई थी, डीएम ऑफ नासिक, नासिक का एक डीएम था जिसका नाम था एएमटी जैक्सन।
अब माइकल जैक्सन को तुम में से कई लोग जानते होगे, डांस भी करते होगे, तो माइकल जैक्सन में से माइकल हटा दो, एएमटी याद रखो। एक तो घड़ी भी होती थी ना, एचएमटी घड़ी, अभी टाइटन मूवी भी, टाइटन सीरीज भी काफी न्यूज में है। तो ये एचएमटी जैक्सन नाम का नासिक का डीएम था, बड़ा क्रूर था, उसी को मारा था इन्होंने, अभिनव भारत के मेंबर्स। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभिनव भारत। क्या पूछ रहा था, इट वॉज अ सेक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है भाई। इन 1904 टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, it established connection with the Indian revolutionaries in London and had links with India House Group। इंडिया हाउस देखो बाबू क्या है, एक ग्रुप था। यहां से जो लोग लंदन पढ़ने जाते थे तो तभी भाई पीजी वीजी लेना ये सब तो खर्चा मिलता था ना, और इंडियंस को पीजी कौन देता, तो इसलिए वहां पर ना एक घर बनाया गया था, वो एक टाइप का पीजी ही था, इंडिया हाउस, जहां पर भारतीय जाकर लाइक माइंडेड भारतीय हैं, पढ़ने जा रहे हैं और उनके अंदर नेशनलिज्म की, राष्ट्र प्रेम की भी भावना है, वो इंडिया हाउस में रहेंगे। तो मित्र मेला बना, अभिनव भारत बना, और फिर ये अभिनव भारत का कनेक्शन इंडिया हाउस में लंदन से हो गया। आंसर अभिनव भारत। याद रहेगा ये, याद रखना भी है पढ़ के, याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज के ऊपर। सत्य शोधक समाज के फाउंडर हैं ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले। रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ इन्हें ज्योतिबा फुले बुलाया जाता है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट लीडर, और इनके बारे में मैंने तुम्हें स्पेशल सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के एमसीक्यू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे मैंने डिस्कस करवा दिए। वहां पे डिटेल में ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले जो इनकी धर्मपत्नी थी उनके बारे में, राजा राम मोहन रॉय के बारे में, बाकी जितने भी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, और भी जो हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लीडर हैं, सबके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, डिस्कस कर रखा है। तो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पर जाकर वहां से तुम देख सकते हो वो एमसीक्यू। अब हम सत्य शोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले ने इसको एस्टेब्लिश की थी। सत्य शोधक समाज जो सत्यता पर आधारित था, जो किसी भी टाइप के कास्ट रिजिडिटी, अनटचेबिलिटी को नहीं मानता था, बराबरी की बात करता था, चाहे वो सामाजिक बराबरी हो या एजुकेशन के फॉर्म में बराबरी। तो पहला स्टेटमेंट क्या, इट वॉज अ प्राइमरी एम्ड एट चैलेंजिंग द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड प्रोमोटिंग इक्वेलिटी फॉर लोअर कास्ट। सही बात है कि जो डोमिनेंस था ब्राह्मणिकल ग्रुप का, ब्राह्मण से कोई वैमनस्यता नहीं थी, ब्राह्मण से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस जो डोमिनेंस चल रहा था सोसाइटी में, रिजिडिटी थी, उसको खत्म करने का काम ज्योतिबा फुले ने किया, और लोअर कास्ट के लोगों को अपलिफ्ट करने का, बराबरी दिलवाने का। पहला करेक्ट हो गया। सेकंड क्या, इट वर्क टुवर्ड्स यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर वीमेन एंड लोअर कास्ट। बिल्कुल, इन्होंने खुद अपनी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले को एडुकेट किया, और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर इन्होंने आगे जाकर फिर जो एडुकेशन के लिए, विमेन के लिए और लोअर कास्ट पीपल के एडुकेशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अपना योगदान दिया। करेक्ट है। थर्ड, द समाज प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी एज ए नेसेसरी सोशल कस्टम। ये तो भारी मिस्टेक वाला स्टेटमेंट है भाई। इस बराबरी की बात कर रहे हैं, सत्य शोधक समाज सत्यता की बात कर रहा है, तो अनटचेबिलिटी को प्रमोट काहे करेगा। हाउ मेनी आर करेक्ट ढूंढना था ना, करेक्ट ढूंढना था। कै गो करेक्ट हुआ, 2 गो। तो आंसर क्या चूज करेंगे, ए, ओनली 2। ओनली 2 कहने का मतलब कि 2 ठो स्टेटमेंट यहां करेक्ट हुआ है, 1 और 2 है ना, नंबर पूछ रहा है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, यहां पर भी नोट्स की जरूरत है, मैंने अटैच कर दिया है। क्या बोल रहा है भाई, यहां पे 2 स्टेटमेंट दिया है। असर्शन रीजन, असर्शन क्या है, सिंस 2021 नवंबर 15 की बात हो रही है, ये हर बार इंपॉर्टेंट रहेगा। इज सेलिब्रेटेड एट जनजातीय गौरव दिवस। बिल्कुल, अभी भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया कि नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, कि हमारे भारत में जनजातीय ग्रुप का मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनका फ्रीडम मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन था उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। यही है जनजातीय गौरव दिवस, टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। एकदम सही बात है भाई। कौन से डेट को, नवंबर 15। क्यों नवंबर 15? स्टेटमेंट 2 या रीजन क्या बोल रहा है, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तिलका मांझी। वैसे तिलका मांझी भी जनजातीय ग्रुप से या ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड एक लीडर हैं, पर नवंबर 15 इनका बर्थ एनिवर्सरी नहीं है। नवंबर 15 बर्थ एनिवर्सरी है धरती आबा या बिरसा मुंडा, जिनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी सम्मान से बुलाया जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी। सो भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा की बर्थ एनिवर्सरी नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा डिसीजन भारत सरकार ने लिया। ए वॉज करेक्ट, आर वॉज रॉन्ग। अब तुम खुद यहां से देख लो और बता दो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जहां तक हम तिलका मांझी की बात करें तो तिलका मांझी भी, इनका जन्म अभी प्रेजेंट डे बिहार में भागलपुर वाले रीजन में हुआ।
ये भी वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्रीडम फाइटर हैं, देख सकते हो 1771 1785, मतलब 18th सेंचुरी के टाइम में ये लीड कर रहे हैं अपने ग्रुप के मेंबर्स को। एक बड़ा फेमस इंसिडेंट इनके लाइफ से रिलेटेड क्या है, ऑगस्टस क्लीवलैंड नाम का एक ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ऑगस्टस क्लीवलैंड को इन्होंने तीर मार दिया था, बहादुरी दिखाई थी इन्होंने। तो तिलका मांझी जी का भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट नवंबर 15 धरती आबा बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी है। ओके चलो नेक्स्ट, और जहां कहीं भी कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 महात्मा गांधी जी। 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया था, चंपारण जाकर चंपारण मीट खाए थे क्या? नहीं, गांधी जी मीट नहीं खाते थे। तो चंपारण जाकर क्या किए थे बाबू, चंपारण जाकर चंपारण सत्याग्रह, है ना। Which marked his first involvement in the Indian independence movement. This movement was aimed at addressing the grievances of indigo planters suffering under repressive policies. कि इंडिगो जो हमारे एक्चुअली में फार्मर्स थे, यहाँ प्लांटर से ज्यादा बढ़िया फार्मर्स होना चाहिए, ये 3 कठिया सिस्टम से पीड़ित थे। 3 कठिया सिस्टम से कि भाई 3/20 पार्ट पर आपको क्या उगाना पड़ेगा, इंडिगो, उजाला 4 बूंदों वाला, ठीक है। प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो फार्मर चाह रहे थे कि भाई ये 3 कठिया सिस्टम खत्म हो। इसके लिए राजकुमार शुक्ला जी जो बिहार के एक फार्म लीडर हैं, ये गांधी जी को लखनऊ सेशन 1916 में कन्विंस करेंगे और गांधी जी 1917 में आकर अपना पहला सत्याग्रह करेंगे। यहां पहला स्टेटमेंट, द चंपारण सत्याग्रह वॉज गांधी फर्स्ट मेजर मास मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट ही माना गया। वैसे ये मास मूवमेंट चंपारण रीजन के लिए था, फिर भी इसको करेक्ट माना गया कि हाँ पहला मेजर मास मूवमेंट। रीजन क्या, द मूवमेंट एम्ड एट रिजॉल्विंग द इश्यू फेस्ड बाय द इंडिगो प्लांटर्स। ये भी सही है, रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तुम चूज कर सकते हो कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला मास मूवमेंट इंडिया में रहा, जो चंपारण के रीजन में है, नेशनल लेवल का नहीं बट इंडिया में पहला मास मूवमेंट जहां पर इन्होंने सत्याग्रह दिखाया। डीएम ने बोला कि तुमको अरेस्ट कर लेंगे, गांधी जी ने बोला लो अरेस्ट कर लो, हम तो सत्य के बेसिस पर आए हैं सत्याग्रह करने, अरेस्ट कर लो, हमको डर नहीं लग रहा है अरेस्ट। 3 कठिया सिस्टम बंद हो गया, फार्मर से जो इलीगली रेंट कलेक्ट किया था 25% तक वो भी वापस हो गया, तो सक्सेसफुल भी रहा। एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बाबू, लॉर्ड डलहौजी के बारे में। डलहौजी बाबू जो हैं, डलहौजी बाबू जाने जाते हैं स्पेशली किसके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। हालांकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ये ओरिजिनेटर नहीं है, याद रखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ओरिजिनेटर कहने का मतलब कि इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बनाया नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहले भी यूज हुआ था, इवन महाराजा रंजीत सिंह ने भी यूज किया, बस डलहौजी ने उसको खूब पॉपुलराइज किया ब्रिटिश के लिए, है ना। ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। तो यहां क्या पूछ रहा है, लॉर्ड डलहौजीज अप्रोच टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स reflected which of the following broader trends in British colonial policy during the mid 19th century। क्योंकि डलहौजी जो है ना, ये लगभग तुमको 1848 से लेकर 1856 के अराउंड ऐसे ये गवर्नर जनरल रहता है, इसी टाइम पीरियड में। ये टाइम पीरियड एक बार देख लेना तुम बाद में, वो जरूरी नहीं है। हम डलहौजी की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो इसने यूज किया ही, बट इसके टाइम में कुछ और चीजें भी आती। क्या आता है, जैसे चार्टर एक्ट 1853। अब चार्टर एक्ट 1853 आया, कौन है अभी गवर्नर जनरल, राइट, डलहौजी। तो डलहौजी के टाइम में ये चार्टर एक्ट 1853 जो आता है, इस चार्टर एक्ट 1853 से लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग अलग कर दिए गए थे। यहां थोड़ा लिबरलिज्म देखा। फिर उसके बाद क्या, चार्टर एक्ट 1853, और देखो चार्टर एक्ट 1853, यहां पे एक और लिबरल चीज क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या देखा कि इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज में बराबरी लाने की कोशिश की गई। जो प्रयास पिछले बार भी किया गया था चार्टर एक्ट इसके 20 साल पहले 33 में, पर हो नहीं पाया था, पर यहां पे वो चीज किया जाएगा, है ना, 1853 में। तो यहां भी लिबरलिज्म दिखा। फिर उसके बाद इसी के टाइम में वुड्स डिस्पैच भी आता है। वुड्स डिस्पैच के बारे में भी मैं तुमको एमसीक्यू करवा चुका हूं, एक्सप्लेनेशन करवा चुका हूं स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। वुड्स डिस्पैच एडुकेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए, वो भी इसी के टाइम पर आया। तो इसलिए कहा जाता है कि ये ना एडुकेशनल और बाकी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ला रहा है। हमारा आंसर क्या होगा, द कंसोलिडेशन ऑफ इंपीरियल कंट्रोल थ्रू लिमिटेड लिबरल रिफॉर्म। नहीं, ये तो ज्यादा ही कर रहा था। द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मिशनरी एक्टिविटी, ये इसका मेन काम नहीं था। द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर टू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ये हो सकता है, डी भी पढ़ लेते हैं। द ट्रांजिशन टू कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट, नहीं, आंसर क्या चूज करेंगे, सी। कि भाई ये अपने लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से
क्या कर रहा था एक्चुअली में, पॉलिटिकल पावर्स को ना धीरे धीरे और स्प्रेड करने का काम कर रहा था, बढ़ाने का काम कर रहा था। उसमें थोड़ा इंडियंस को भी इंक्लूड कर दे रहा है, जैसे चार्टर एक्ट 1853 से थोड़ा एजुकेशनल रिफॉर्म कर दे रहा है। इंडियंस को लगा कि हाँ बहुत बढ़िया, डलहौजी के टाइम में तो अच्छा काम हो रहा है। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन से हिस्टोरियन का ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तुमको पढ़ के सुनाते हैं। द डेफिनेशन एंड डिमार्केशन ऑफ एजेज इन द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री आर प्रॉब्लमेटिक इशू, कि हिस्ट्री किसी भी देश में उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना एक प्रॉब्लमेटिक इशू रहता है। This have been especially so in the case of India because our historians, all British to begin with, borrowed the highly unsuitable paradigm of ancient medieval modern from the European experience and further complicated the matter by inventing three other ages, Hindu, Muslim and British. तो यहाँ पे ये हिस्टोरियन क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिवीजन है ना, कि हिस्ट्री का 3 पार्ट में या 2 पार्ट में जो भी डिवीजन है, ये एक प्रॉब्लमेटिक टास्क है। बात भी सही है कि सिर्फ हम ईयर के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते ना बाबू। ईयर के अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो 1498 में यूरोपियन इंडिया आ चुके थे, पुर्तगीज, पर हम उसको मॉडर्न हिस्ट्री बुलाते हैं क्या? नहीं बुलाते। तो ये प्रॉब्लमेटिक टास्क है। ऊपर से ब्रिटिश हिस्टोरियन ने क्या किया, एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदू हिस्ट्री भी डिक्लेयर कर दिया, मिडाइवल हिस्ट्री को मुस्लिम और मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रिटिश हिस्ट्री। तो ये इनका डिवीजन गलत था। यही यहाँ पे एक हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है। कौन से हिस्टोरियन का? आंसर है आरसी मजूमदार। देखो हिंट भी मैंने तुमको यहां दे रखा है, क्योंकि आरसी मजूमदार साहब ने ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था। नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत बार पूछा गया। किनका स्टेटमेंट है ये? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में आरसी मजूमदार साहब का। और आरसी मजूमदार ने ही बोला कि जो हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन एंशिएंट को हिंदू बुलाकर, मिडाइवल को मुस्लिम बुलाकर और मॉडर्न को ब्रिटिश बुला के ब्रिटिश हिस्टोरियन ने किया है, वो गलत क्लासिफिकेशन है। एक्चुअली में मॉडर्न हिस्ट्री वो हिस्ट्री हुई जहां पर नए साइंटिफिक आइडियाज, रीजनल आइडियाज, लॉजिकल आइडियाज का प्रमोशन हुआ, जैसे डेमोक्रेसी। अब वैसे डेमोक्रेसी अभी भले ऐसे लिल्लम घोड़ी की तरह चल रही है जिसका कुछ ठिकाना नहीं है, कब भर भरा के गिर जाएगी, बट कम से कम इंट्रोड्यूस तो हुआ। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म तो हुआ, वो अच्छी बात थी। एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल हुआ। मॉडर्न फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आया जिसकी तैयारी तुम कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी की। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, अगले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2 क्वेश्चन मैंने साथ में लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन 1875 वेयर स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज। आर्य समाज जो कि वैदिक आइडियाज पर बेस्ड था, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया कि हिंदू समाज में, एक्चुअली में सिर्फ हिंदू समाज नहीं, भारतीय समाज में अगर हमको सोशल रिफॉर्म करना है तो हमें वेदों की तरफ वापस चलना चाहिए। दैट्स वाई इन्होंने एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, गो बैक टू वेदास, वेद की तरफ वापस चलो। इसलिए आर्य समाज नाम रखा गया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, अनटचेबिलिटी का विरोध किया, इक्वालिटी प्रमोट कर रहे थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट 1875 में कहां हुआ? तो कहां हुआ बाबू? बॉम्बे में। हालांकि बाद में जाकर हेड क्वार्टर कहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा? लाहौर में, पर एस्टेब्लिशमेंट कहां होता है? बॉम्बे में। याद रखिएगा। आर्य समाज के बारे में भी मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के एमसीक्यू में स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करवा रखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु हैज रिटन इंडिया डिवाइडेड? वाह, बड़ी फेमस बुक है इंडिया डिवाइडेड। इसके बारे में बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया डिवाइडेड के बारे में लिखा हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्चुअली क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके टाइम में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जेल में बंद कर दिया गया था, है ना, कहां पर थे? वैसे तुम मुझे बताना आज कमेंट सेक्शन में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में किस जेल में बंद किया गया था? गांधी जी को कहां किया गया था? फटाक से बता दो, और राजेंद्र प्रसाद जी का ढूंढ के बताना। तो जब इनको जेल में बंद किया गया था, वहीं बैठकर इन्होंने बुक लिखी कि किस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया में हिंदू मुस्लिम इतना प्रमोट कर दिया है कि अब मतलब उम्मीद नहीं रही कि यूनाइटेड इंडिया हमें मिलेगा। अंग्रेज भारत छोड़ के तो जाएंगे, जो कि लक्ष्य था क्विट इंडिया मूवमेंट का, बट इंडिया अब अनडिवाइडेड नहीं रहने वाला है। इंडिया डिवाइडेड नाम की इस बुक में इन्होंने अपना वो दर्द, अपना वो एक्सपीरियंस लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये आपके आज के पीवाईक्यू सेशन थे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पे मैंने तुम्हारे लिए अटैच किया है। ये एंशिएंट हिस्ट्री से होगा, किससे रिलेटेड? हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से। इसको ट्राई करोगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालोगे। जहां दिक्कत होगी तुम कमेंट सेक्शन में ये भी बोल सकते हो कि सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं बना, आप समझा दीजिए, पर तुम प्रयास करो। तुम जब तक एफर्ट नहीं डालोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। खुद को छलावा में नहीं रखना चाहिए। महाभारत की जो लड़ाई हो रही थी उसमें भगवान श्री कृष्ण थे अर्जुन के सारथी, पर भगवान श्री कृष्ण ने चक्र नहीं उठाया था, सुदर्शन चक्र, तीर चलाना पड़ा था अर्जुन को ही।
तो आज भी तीर तुमको चलाना पड़ेगा, मेहनत तुमको करना पड़ेगा, हम लोग तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, है ना, सारथी की तरह। ओके, तो इस सेशन को अच्छे से देखिए, पुराने वाले सेशंस भी रिवाइज करते जाइए। एग्जामिनेशन पास है आपके, अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसकी तैयारी में लग जाइए अच्छे से, है ना, कोई भी मनाही और कोई भी बहाना बनाए बिना। ठीक है, अगले सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।